नमस्कार सभी को। आज हम कक्षा 11 की समाजशास्त्र की ऑनलाइन क्लास में समाज का बोध नामक पाठ्य पुस्तक का पाठ 4 पाश्चात्य समाजशास्त्री एक परिचय में हम कार्ल मार्क्स का जीवन परिचय पढ़ेंगे। कार्ल मार्क्स का जो समय था वो 1818 ईस्वी से 1883 ईस्वी तक था। 5 मई 1818 को प्रएशिया जर्मनी के राइनलैंड नामक प्रांत में जन्म हुआ था और संपन्न उदारवादी वकील के पुत्र थे। यानी कि जो कार्ल मार्क्स है उनका जन्म हुआ था 5 मई 1818 को हुआ था और ये एक उदारवादी वकील के पुत्र थे। यानी कि इनका जन्म एक यहूदी परिवार में हुआ था और इनके पिता जो थे वो व्यवसाय से एक वकील थे। 1834 और 36 में वॉन विश्वविद्यालय में कानून का अध्ययन, तत्पश्चात बर्लिन विश्वविद्यालय में अध्ययन, जहाँ युवा हेगेलियंस से प्रभावित जेना विश्वविद्यालय से दर्शन शास्त्र में डॉक्टरेट का शोध पत्र पूरा किया। ये 1841 में किया था और 1843 में जेनी वॉन वेस्टफेलेन से विवाह कर पेरिस में बस गए थे। अगर हम देखें तो इसमें कहा गया है कि कार्ल मार्क्स का जन्म पश्चिमी जर्मनी के एक यहूदी परिवार में 5 मई 1818 को हुआ था। 1824 में उनके पूरे परिवार ने यहूदी धर्म त्याग कर ईसाई धर्म ग्रहण कर लिया था और 1835 में मार्क्स को वॉन विश्वविद्यालय में उच्च शिक्षा के लिए भेज दिया गया। माता पिता की इच्छा थी कि पुत्र को एक अच्छा वकील बनाए। मार्क्स वॉन विश्वविद्यालय से बर्लिन विश्वविद्यालय में गए, जहां उनको दर्शन में विशेष रुचि हुई थी और उन्होंने हीगल के दर्शन को पढ़ना प्रारंभ किया था। सन 1841 में मार्क्स ने जेना विश्वविद्यालय से डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की थी। अगर प्रश्न पूछा जाए कि डॉक्टरेट की उपाधि किस सन में प्राप्त हुई थी मार्क्स को, तो सन 1841 में मार्क्स ने जेना विश्वविद्यालय से डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त कर उनका शोध का विषय था एपिक्यूरस तथा डेमोक्राइटस के भौतिकवाद का आलोचनात्मक विवेचन। अब आता है 1843। जेनी वॉन वेस्टफेलेन से विवाह कर वे पेरिस में बस गए थे। डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त करके उन्होंने एक अध्यापक के रूप में पद प्राप्त करने का प्रयास किया, किंतु बर्लिन के कुछ क्रांतिकारियों के साथ संपर्क में आने के कारण उनकी जो विचारधारा को शिक्षा अधिकारियों ने पसंद नहीं किया था। अतः उनको अध्यापन का कार्य नहीं मिल सका और 1843 में वह जर्मनी को त्याग करके फ्रांस पहुंच गए थे। 1843 में उन्होंने जर्मनी को छोड़ दिया था और जर्मनी को छोड़ करके वो फ्रांस पहुंच गए और 1844 में मार्क्स की भेंट फ्रेडरिक एंजिल से हुई थी, जो जेनी वॉन वेस्टफेलेन से विवाह करके वो पेरिस में बस गए थे। फ्रेडरिक एंजिल से हुई और दोनों को साझे रूप में कम्युनिटी सिद्धांत के प्रतिपादक के रूप में जाना जाने लगा। सन 1845 में मार्क्स फ्रांस छोड़ करके इंग्लैंड चले गए थे। 1845 में क्या है, मार्क्स ने फ्रांस को भी छोड़ दिया था और वो वहाँ को छोड़ करके इंग्लैंड चले गए थे। सन 1883 हमें यहाँ पर सबसे पहले बताया गया कि 1883 में जेनी वॉन वेस्टफेलेन से विवाह करके पेरिस में बस गए थे। 1844 में पेरिस में फ्रेडरिक एंगल्स से मुलाकात, जीवन पर्यंत मित्र बने रहे और सन 1847 में इंटरनेशनल वर्किंग मेंस एसोसिएशन द्वारा उनको संगठन के लक्ष्य तथा उद्देश्यों का दस्तावेज तैयार करने के लिए आमंत्रित किया गया। यह मार्क्स तथा एंगल्स द्वारा संयुक्त रूप से लिखा गया था और इसका प्रकाशन
मैनिफेस्टो ऑफ द कम्युनिटी पार्टी 1948 के नाम से हुआ था, यानी कि कम्युनिटी पार्टी के नाम से हुआ था और 1948 में हुआ था। 1849 में देश निकाला, मृत्यु पर्यंत इंग्लैंड में निवास, और 1849 में उनको देश निकाला मिला और मृत्यु पर्यंत तक, जब तक उनकी मृत्यु हुई तब तक वो इंग्लैंड में ही रहे। और 1852 में द 18th ब्रूमायर ऑफ लुई बोनापार्ट का प्रकाशन किया था। इन्होंने 1852 में द 18th ब्रूमायर ऑफ लुई बोनापार्ट पुस्तक का प्रकाशन किया। 1859 में अ कॉन्स्टिट्यूशन टू द क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी का प्रकाशन, और 1867 में कैपिटल प्रथम खंड प्रकाशित हुई थी, यानी कि दास कैपिटल जो प्रथम खंड पहला भाग है वो प्रकाशित हुई थी। और 1881 में जेनी वॉन वेस्टफेलन की मृत्यु हो गई थी। और 1883 में कार्ल मार्क्स का निधन तथा लंदन हाईगेट सीमेंट्री में दफनाए गए थे। कल हमने पढ़ा था कि क्या है औद्योगिक क्रांति। उसमें बताया गया झुग्गी झोपड़ियाँ वाली गंदी बस्तियों में वो लोग रहने को विवश हो गए थे। आधुनिक शासन पद्धतियों के अनुसार राजतंत्र को स्वास्थ्य, सफाई व्यवस्था, आपराधिक गतिविधियों एवं व्यवसायों पर नियंत्रण तथा सर्वांगीण विकास जैसे सार्वजनिक सामूहिक विषयों की जिम्मेदारी उठानी पड़ी। इन नई जिम्मेदारियों को निभाने के लिए शासन तंत्र को नए प्रकार की जानकारी व ज्ञान की आवश्यकता महसूस हुई। नए ज्ञान के लिए उभरती मांग ने सामाजिक विज्ञान और विशेषकर समाजशास्त्र जैसी नई विधाओं के अभ्युदय एवं विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। प्रारंभ से ही समाजशास्त्रीय विचार मुख्य रूप से औद्योगिक समाज के विकास के वैज्ञानिक अन्वेषण से जुड़े हुए हैं। इसके कारण विद्वानों में इस विषय पर विवाद है कि समाजशास्त्र नए औद्योगिक समाज का विज्ञान है। अनुभव को आधार बनाकर सामाजिक तौर और तरीकों पर वैज्ञानिक विचार विमर्श तभी संभव हुआ जब आधुनिक औद्योगिक समाज की शुरुआत हुई। किसी भी समाज को समझने का आधार वहाँ के राज्य द्वारा तैयार की गई वैज्ञानिक सूचना बनी, जो इसके सामाजिक संकायों की देखरेख करती है। समाजशास्त्री सिद्धांत इसी चिंतन मनन का परिणाम है। कार्ल मार्क्स जर्मनी के निवासी थे, परंतु देश से निकाले जाने के कारण उन्होंने अपना अधिकतम समय ब्रिटेन में बिताया था। उनके क्रांतिकारी राजनीतिक विचारों के कारण उन्हें न केवल अपनी मातृभूमि बल्कि ऑस्ट्रिया तथा फ्रांस से भी निकाल दिया गया। दार्शनिक न होते हुए भी उन्होंने दर्शन शास्त्र का अध्ययन किया था। वे एक सामाजिक चिंतक और विश्लेषक थे, जिन्होंने अत्याचार तथा शोषण को खत्म करने की वकालत की। उन्हें विश्वास था कि वैज्ञानिक समाजवाद के द्वारा इस लक्ष्य की प्राप्ति हो सकती है। इसकी प्राप्ति के लिए कार्ल मार्क्स ने पूंजीवादी समाज का आलोचनात्मक विश्लेषण कर उसकी कमजोरियों को उजागर किया ताकि इस व्यवस्था का पतन हो सके। मार्क्स का यह कहना था कि समाज ने विभिन्न चरणों में उन्नति की। ये चरण है आदिम, साम्यवाद, दासता, सामंतवादी व्यवस्था तथा पूंजीवादी व्यवस्था। पूंजीवाद मनुष्य के विकास का सबसे नवीनतम चरण है, लेकिन उनका मानना था कि बहुत जल्दी ही इसका स्थान समाजवाद ले लेगा। पूंजीवादी समाज में अलगाव की स्थिति और शक्ति का स्थानांतरण होने लगा कई स्तरों पर काम करता हुआ दिखाई दिया। पहला आधुनिक पूंजीवादी समाज में मनुष्य प्रकृति से अपने आप को काफ़ी अलग थलग पाता था, अपने आप को काफ़ी अलग देखता था। दूसरा व्यक्ति में अलगाव
की स्थिति पैदा हो गई, क्योंकि पूंजीवाद ने सामाजिक व्यवस्था के चले आ रहे सामूहिक रूप को व्यक्तिगत बना दिया और यहाँ सभी आपसी संबंध ज़्यादातर बाजार से परिचालित और व्यवस्थित होते हैं। तीसरा, कामकाजी व्यक्तियों का एक बड़ा समूह स्वयं अपनी मेहनत के फल से वंचित है, क्योंकि मजदूर का अपने द्वारा उत्पादित वस्तुओं पर कोई अधिकार नहीं है। इसके अलावा मजदूरों का कार्य प्रणाली पर कोई नियंत्रण नहीं है। कह रहे हैं मजदूरों का जो खुद के द्वारा उत्पन्न की गई वस्तुएं हैं उस पर भी कोई अधिकार नहीं है, और इसके अलावा जो मजदूरों के द्वारा कार्य प्रणाली है उनको नियंत्रण भी नहीं है। पहले प्रशिक्षित दस्तकार का अपने श्रम पर पूरा नियंत्रण होता था। आज कारखानों में काम करने वाले मजदूरों की दिनचर्या का निर्धारण प्रबंधक करते हैं। अतः इन परिणामों के फलस्वरूप आज व्यक्ति स्वयं से अलग हो गया है और अपने जीवन को सक्षम करने के लिए वह संघर्ष करता है। जहाँ वह आज़ाद तो है परंतु अलग थलग है और अपने जीवन पर उसका नियंत्रण पहले की तुलना में कम हो गया है। हालांकि यह व्यवस्था शोषण तथा अत्याचार पर आधारित थी, परंतु फिर भी मार्क्स का ये मानना था कि पूंजीवाद मानव इतिहास में एक आवश्यक तथा प्रगतिशील चरण रहा है, क्योंकि इसने ऐसा वातावरण तैयार किया जो भविष्य में समान अधिकारों की वकालत करने तथा शोषण और गरीबी को समाप्त करने के लिए एक आवश्यक है। पूंजीवादी समाज में परिवर्तन सर्वहारा वर्ग द्वारा लाया जाएगा, जो इसके शोषण के शिकार हैं, जो एक साथ मिलकर क्रांतिकारी परिवर्तन द्वारा से जड़ से समाप्त कर स्वतंत्रता तथा समानता का पर आधारित समाजवादी समाज की स्थापना करेंगे। पूंजीवादी व्यवस्था की कार्यप्रणाली को समझने के लिए मार्क्स ने इसके राजनीतिक, सामाजिक, विशेषकर इसके आर्थिक रूप का गहन अध्ययन किया। अर्थव्यवस्था के बारे में मार्क्स की धारणा थी कि यह उत्पादन के तरीकों पर आधारित होती है। यह उत्पादन की विस्तृत प्रणाली है जिसका संबंध ऐतिहासिक काल से होता है। आदिम साम्यवाद, दास प्रथा, सामंतवाद, पूंजीवाद, ये सब उत्पादन की व्यवस्थाएं हैं। सामान्य स्तर पर उत्पादन की व्यवस्थाएं एक काल विशेष में जीवन की विशेषताओं को दिखाती हैं। विशिष्ट स्तर पर हम उत्पादन की व्यवस्था को एक इमारत की तरह ले सकते हैं। जैसे एक इमारत में एक आधार या नींव होती है जिस पर इमारत खड़ी होती है, और फिर एक ढांचा जो इस नींव पर खड़ा किया जाता है। इसी प्रकार यह नींव या अर्थव्यवस्था का आधार प्राथमिक तौर पर आर्थिक होता है और इसमें उत्पादक शक्तियाँ उत्पादन संबंध शामिल होते हैं। या उत्पादक शक्तियों से तात्पर्य उत्पादन के उन सभी साधनों से है, जैसे भूमि, मजदूर, तकनीक, ऊर्जा के विभिन्न साधन। उत्पादन संबंध के अंतर्गत वे सभी आर्थिक संबंध आते हैं जो मजदूर संगठन के रूप में उत्पादन में भाग लेते हैं। उत्पादन संबंध संपत्ति संबंधी भी होते हैं, क्योंकि वे स्वामित्व अथवा उत्पादन के साधनों पर नियंत्रण से संबंधित होते हैं। उदाहरण के तौर पर आदिम साम्यवाद में उत्पादन के तरीकों के अंतर्गत मुख्यतः प्रकृति, जंगल, भूमि, जानवर इत्यादि आते हैं। इसमें तकनीकी के आदिम तरीकों का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे पत्थर के सरल औजार तथा शिकार के हथियार। उत्पादन संबंध सामूहिक संपत्ति पर आधारित थे। इस समय निजी संपत्ति की अवधारणा नहीं थी तथा शिकार तथा संग्रहण के आदिम तरीके मजदूर संगठन के रूप में थे। इस प्रकार अर्थव्यवस्था का आधार मुख्यतः उत्पादक शक्तियों और उत्पादन से उनके संबंधों पर आधारित होता था। इसी धरातल पर समाज की सभी संस्थाएं सामाजिक, सांस्कृतिक तथा राजनीतिक एक दूसरे पर आश्रित हैं। अतः धर्म, कला, कानून, साहित्य तथा विभिन्न प्रकार के विश्वास और सोच जैसी संस्थाएं इसी अधिसंरचना के भाग हैं जिनका निर्माण इस नींव पर किया गया है। कार्ल मार्क्स का ये मानना था कि व्यक्ति की
सोच और विश्वास ने उसी व्यवस्था से जन्म लिया है जिसका वे हिस्सा हैं। व्यक्ति अपनी जीवनचर्या कैसे कमाता है, इससे आधारित होता है कि उसकी सोच कैसी है। भौतिक जीवन सोच को आकार देते हैं, परंतु सोच भौतिक जीवन को आकार नहीं देती। ये तर्क मार्क्स की समकालीन धारणा से बिल्कुल अलग था। उस समय प्रचलित था कि मनुष्य जैसा चाहे वैसा सोचने के लिए स्वतंत्र है, क्योंकि विचार ही दुनिया को आकार देते हैं।